हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में मैं स्वागत करता हूं। और आज इस चैनल पर हम भौतिक विज्ञान की जो क्लासेस चल रही थी उन्हीं क्लासों में आगे का टॉपिक टच करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके अपने ही चैनल ऑल जीके सेंटर में स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे की वीडियो बनाने में हमें थोड़ी आसानी रहती है और मदद मिलती है। दोस्तों, चलिए आज के इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सिंपल भी टॉपिक है दोस्तों, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। दोस्तों, टॉपिक का नाम है कार्य, शक्ति व ऊर्जा। कार्य, शक्ति व ऊर्जा। आज का हमारा टॉपिक इन तीन शब्दों पे फोकस्ड रहेगा, इन तीन शब्दों के ऊपर रहेगा दोस्तों कि कार्य ऑल जीके सेंटर पर। दोस्तों, आज हम कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि दोस्तों कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है और ऊर्जा क्या होता है और इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और उनके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। ये फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान के जो टॉपिक चल रहे हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर एक बार समझ गए तो इनको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से ये समझ में आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम कार्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम कार्य के बारे में बात करेंगे। कार्य, देखिए कार्य क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। किसी क्रिया का किया जाना, किसी क्रिया का किया जाना कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बात समझ में आपको आ गई होगी कि कार्य किसे कहते हैं। किसी भी क्रिया का किया जाना कार्य कहलाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी क्रिया का कैसे किया जाना, जैसे आपको उदाहरण देता हूं मैं, आप समझ पाओगे। जैसे पढ़ना, बोलते हम काम कर रहे हैं तो वो लोग वापस पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, तो वो काम अभी आपके सामने है। किसी भी क्रिया का, कोई भी क्रिया हो सकती है, उसका किया जाना पढ़ना। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना। देखिए, आपको मैं इनके ज़्यादा उदाहरण नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको मैं अभी इसको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, कार्य क्या है? किसी भी दैनिक जीवन में किसी भी क्रिया का किया जाना कार्य कहलाता है। हम किसी न किसी काम से हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम अगर कार्य की बात करें तो सुबह उठने से लेकर, उठना भी क्या है? कार्य है। और उठने के बाद शाम तक जब वापस बिस्तर पर सोने जाते तो उससे 20 में हम कितने सारे काम करते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि वो ही मतलब कितनी सारी क्रियाएं करते हैं। वो क्रियाएं ही क्या है? कार्य है। और उसे हम कार्य का रूप देते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, बहुत सारी क्रियाएं हैं, उनको करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम इसके प्रमुख रूप से कार्य के ऐसे ही मात्रक के बारे में बात करेंगे। कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। बात बिल्कुल सिंपल थी। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। समझ में आ रही है? और उसके बाद में इसको प्रमुख रूप से एक व्यक्ति हुआ था जेम्स प्रकास्ट नाम का। उसका नाम मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, जेम्स प्रकास्ट। जेम्स प्रेस्कॉट, जेम्स प्रेस्कॉट जूल,
ये व्यक्ति का पूरा नाम है जेम्स प्रकाश जूल के नाम के सम्मान में मात्रक क्या रखा, कार्य का मात्रक क्या रखा, जूल रखा, जूल रखा। बात बिल्कुल सिंपल थी दोस्तों, समझने की थी, बस इतनी सी बात थी कि कार्य का मात्रक, ऐसे तो न्यूटन मीटर होता है ऐसा ही मात्रक, लेकिन इसने कहा कि जेम्स प्रिकेस्ट ने जूल के समान एक व्यक्ति हुआ था जिसने इसके बारे में योगदान दिया था, भौतिक विज्ञान के अंदर कार्यों को समझने में मदद की थी, इसीलिए इसका मात्रक क्या दे दिया, जूल रखा। कार्य का मात्रक जूल रखा, और प्रमुख रूप से कार्य का मात्रक जब पूछा जाता है तो वो जूल आता है, न्यूटन मीटर बहुत कम जगह पे। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम दोस्तों एक दूसरा शब्द हमने पढ़ा था, शक्ति। देखिए शक्ति क्या होती है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी बात है कि शक्ति किसे कहते हैं। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कार्य किसे कहते हैं, तो क्रिया का किया जाना। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो वो एक कार्य है, वो उसको हम कार्य के रूप में डिनोट करेंगे, परिभाषा देंगे। क्रिया के बाद में हम काम पे आ गए। यहाँ पे मतलब कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो वो काम हो गया। जब हम कोई काम कर रहे हैं, काम करने की जो दर है, इसकी काम करने की दर है भाई, कितने टाइम में कितना कर रहा है, क्या हो रहा है, उस दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। देखिए कोई 1 घंटे में ज़्यादा काम करता है, कोई कम करता है, तो वो अपनी अपनी एक क्या है, कार्य करने की दर है, और उस दर को हम बोलते हैं शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, वॉट है। ऐसा ही मात्रक दोस्तों इसका वॉट है। समझ में आ रहा होगा कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वॉट है। जेम्स वॉट के समान में ये रखा गया था दोस्तों, याद रखना ये किसके समान में रखा गया था, जेम्स वॉट के समान में रखा गया। जेम्स वॉट के समान में रखा गया था। बहुत ही सिंपल और सीधी सी बात दोस्तों कि हमने शुरुआत की आज के इस टॉपिक में कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में। कार्य किसी क्रिया का किया जाना कार्य कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो सुबह मॉर्निंग में उठने से लेकर शाम को सोने तक, वो सारी क्रियाएँ क्या किसका रूप होती है, कार्य का। और उसके बाद कार्य का ऐसे ही मात्रक न्यूटन मीटर और जेम्स प्रकाश जूल के समान में उसका नाम मात्रक जूल रखा। और उसके बाद में शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका ऐसे ही मात्रक वॉट है, जेम्स वॉट। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ वॉट आ रहा है, यहाँ पे भी वॉट आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो, याद होना बिल्कुल आसान है। जेम्स वॉट के समान में इसका नाम रखा गया था शक्ति का। ठीक है, चलिए मात्रक शक्ति के मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। किस में किया जाता है, मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। बात सिंपल है पर समझने लायक है दोस्तों।
कि मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। मशीनों की शक्ति को किस में व्यक्त किया जाता है? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर के अंदर व्यक्त किया जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। कार्य किसे कहते हैं? किसी क्रिया का क्रियाजनक कार्य कहलाता है। बिल्कुल सिंपल। उसे जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना सारी बातें हो गई। उसके बाद कार्य का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर और जेम्स प्रकाश जूल के समान उसका मात्रक जूल रखा। लेकिन हम इसके बाद शक्ति की बात करें, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऐसे ही मात्रक वॉट है, जेम्स वॉट के समान में रखा गया था। और मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। ये बात यहाँ तक हमने अच्छी तरह से समझ ली दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपका अपना चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज़ जीके से संबंधित, हर एक विषय से संबंधित आपके समक्ष जानकारी लाने की कोशिश करूंगा। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं पढ़ाने वाला, हर एक विषय आपको पढ़ाने वाला हूं और इसलिए यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं। आप इसे ज़रूर देखिएगा, आपको इससे फ़ायदा ही होने वाला, नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एचपी जो हॉर्स पावर होता है उसके बारे में बात करेंगे। एक एचपी हॉर्स पावर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जिसके अंदर कितने वॉट होते हैं? तो 746 वॉट होते हैं। 746 वॉट होते हैं। मतलब ये इनके अंदर कितनी क्वांटिटी होती है तो ये बता रहा है कि एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वॉट सेकेंड को हम डिनोट करेंगे WS से, वॉट सेकेंड। उसके बाद वॉट घंटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिंदगी भर काम आने वाली चीज़ें हैं। आपको कहीं ना कहीं इनको रूबरू होना पड़ेगा। वॉट घंटा। उसके बाद किलोवाट घंटा, kWh। ये तीनों क्या है? वॉट सेकेंड, वॉट घंटा, किलोवाट घंटा, ये तीनों किसके मात्रक है दोस्तों? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये तीनों ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक हैं। ये तीनों ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक हैं। आपने कहीं ना कहीं इनको देखेंगे, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें आपके समक्ष सामने आएगी। और वॉट सेकेंड को बोले तो WS बोला जाता है, वॉट घंटा को WH बोला जाता है और किलोवाट घंटा को kWh बोला जाता है। तो ये तीनों ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं kW, MW, ये शॉर्ट रूप है, तथा SP शक्ति के मात्रक हैं दोस्तों। ये पावर के मात्रक हैं ये, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इससे आगे। WS, ये हमने बात की थी वॉट सेकेंड। WS, ये हमने बात की थी यहाँ पे वॉट घंटा। और उसके बाद KWH दोस्तों, ये हमने कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक हैं। ये कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक हैं। एनर्जी एंड वर्क्स की यूनिट है ये। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक हॉर्स पावर में कितना वोट होते हैं? 746 वोट होते हैं। वॉट सेकेंड
WS, वाट घंटा WH, किलोवाट घंटा KWS। इनकी तीनों की ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये हिंदी में साफ बड़े बड़े लिखे हुए हैं, तो इनकी ये शॉर्ट फॉर्म है ओनली, और कुछ नहीं है। और कार्य तथा ऊर्जा के ये मात्रक हैं। ये यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपका अपना चैनल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऊर्जा। तीसरा शब्द था हमारे सामने ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा की बात कर रहे थे हम। कार्य के बारे में हमने पढ़ा। कार्य किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने की क्रिया, किसी भी क्रिया का किया जाना कार्य कहलाता है। शक्ति के बारे में, कार्य करने की दर होती है, उसे शक्ति कहते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में दोस्तों। ऊर्जा क्या चीज़ है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी भी वस्तु में, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की, उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। बात बिल्कुल एक बार फिर सिंपल है, समझने लायक बात है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। शब्द लिखा मैंने ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कोई किसी व्यक्ति में काम करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा टाइम काम कर पाएगा। कोई व्यक्ति कम काम कर पाएगा। किसी को लिखने की अच्छी क्षमता है, किसी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लिख सकते हैं, किसी को गाने की क्षमता, तो सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। और ये बात साफ लिखी है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे कोई मशीन है और वो लगातार 8 घंटे काम कर सकती है, तो वो उसके अंदर 8 घंटे की क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, तभी वो 8 घंटे काम कर पाएगी, अन्यथा नहीं। इस बात को समझिएगा कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा के सिवाय कुछ नहीं है। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या है? जूल है। और अब हम बात करेंगे ऊर्जा के प्रकार के बारे में। प्रकार, ऊर्जा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊर्जा की 2 प्रकार होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है, दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है। पहली होती है दोस्तों गतिज, गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, दूसरी दोस्तों होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्रकार की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले दोस्तों हमने परिभाषा को जानने की कोशिश की, किसकी? ऊर्जा की। ऊर्जा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु ले लीजिए और उसमें जो कार्य करने की जो पावर होता है, जो एनर्जी होती है, वो ही जो कार्य करने का जो उसके पास में पावर होता है, कम शक्ति होती है, मतलब वो क्षमता के रूप में काम करती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। और ये उसके ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। और हम इसको प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा, दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। अब हम गतिज ऊर्जा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। ध्यान से समझिएगा कि गतिज ऊर्जा क्या है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसको कि गतिज ऊर्जा क्या है। हमने गतिज ऊर्जा के 2 प्रकार पढ़े थे, सॉरी, ऊर्जा के 2, गतिज ऊर्जा दूसरा था, दूसरा कौन सा था? स्थितिज ऊर्जा। पहला था गतिज ऊर्जा। तो अब हम गतिज ऊर्जा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गतिज ऊर्जा ये थी हमारी गतिज ऊर्जा।
हम गतिज ऊर्जा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किसी वस्तु की किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसमें गति है और गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सीधी छोटी सी बात है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो और उसमें गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है, कार्य करने के जो पावर आता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा के बारे में हमें मुख्य रूप से हम 3-4 बातें करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। हर एक एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चनों को बार बार फेस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के डिसाइडर भी हो सकते हैं। ऐसे वक्त पे जब क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो आपको इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं बहुत बेसिक है, लेकिन बेसिक की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक के बिना आप बड़ी चीज़ों तक नहीं जा पाओगे, इसलिए ये रास्ता बेसिक का है दोस्तों। लेकिन बेसिक में भी आप अगर ध्यान से समझोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप हिलने डुलने लगेगी। अगर बेसिक भी क्लियर नहीं है तो आप खुद हिलने डुलने लगोगे, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊर्जा के बारे में, द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा की स्थिति क्या होगी उसके बारे में बता रहा हूँ कि द्रव्यमान आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, यहाँ वस्तु की बात होगी, किसी वस्तु का द्रव्यमान, मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें ना लिख के छोटी सी बात लिख रहा हूँ कि द्रव्यमान का दो गुना करने पर देखिए, द्रव्यमान अगर हम कोई भी वस्तु उठा लीजिए और उसका हम द्रव्यमान 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा की क्या स्थिति होगी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी, 4 गुनी होगी। बात बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि द्रव्यमान दोगुना कर रहे हैं हम। किसी भी वस्तु को उठा के देख लीजिए, अगर उसका हम द्रव्यमान 2 गुना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिक 4 गुना हो जाएगी। आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों कि गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे ही आता है कि द्रव्यमान दोगुना करें तो गतिज ऊर्जा होगी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या जो भी उनका ऑप्शन होंगे उनमें आपको पिक करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको डायरेक्ट पिक कर लोगे। 2 से डबल क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। द्रव्यमान दुगना हो रहा है तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। अब दूसरी लाइन है कि द्रव्यमान को अगर हम आधा करेंगे तो क्या होगा। बात बहुत सिंपल है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन याद रखने योग्य है। द्रव्यमान आधा करने पर, द्रव्यमान आधा करने पर गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी।
आधी हो जाएगी। सिंपल बात है, समझने की बात है और एकदम छोटी सी बात है। देखिए द्रव्यमान को हम दुगुना कर रहे हैं, द्रव्यमान को डबल कर रहे हैं तो गति भी 4 गुना हो रही है। अगर द्रव्यमान हम आधा कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ये बात सिंपल थी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात पे बात करते हैं। वस्तु का वेग दुगुना करने पर वस्तु का वेग 2 गुना, वस्तु का वेग, अब यहाँ वेग की बात हो रही थी, यहाँ मेन चीज़ द्रव्यमान थी। दोनों जगह पे क्या थी दोस्तों? द्रव्यमान थी। अगर आप यहाँ पे भी बात सोचो कि द्रव्यमान था, यहाँ पे भी द्रव्यमान था, लेकिन अब वस्तु की किसकी बात हो रही है? वेग की बात हो रही है। तो ध्यान से समझिएगा कि वस्तु का वेग दुगुना करने पर, वस्तु का वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। कितने गुना होगी? 4 गुना होगी। वस्तु का वेग 2 गुना करने पर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। अब लास्ट और चौथी बात के बारे में बात करेंगे। वेग वस्तु का वेग आधा करने पर वस्तु का वेग आधा करने पर गतिज ऊर्जा 1/4 1/4 भाग हो जाएगी। ये चारों बातें मैं एक बार फिर दोस्तों आपके सामने रिवाइज करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, द्रव्यमान 2 गुना होने पर, देखिए द्रव्यमान 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। मैं दोनों चीज़ें, दोनों शब्द आपको बता रहा हूँ, द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान। ये मैंने यहाँ वस्तु का वेग यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा क्योंकि ये सेम बात है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वेग, वस्तु का द्रव्यमान। लेकिन मैं सीधी सी बात करूँ तो द्रव्यमान को दुगना करोगे तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी होगी। द्रव्यमान को अगर आधा करोगे तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा वो भी आधी हो जाएगी। लेकिन वस्तु का वेग दुगुना करोगे, ये बात समझ में आ रही है? 2 गुना, 2 गुना, अगर 2 गुना कर रहे हो तो 4 गुना होगी। याद रखिएगा, वस्तु का वेग करें चाहे वस्तु का द्रव्यमान करें, अगर आप दुगुना कर रहे हो तो गतिज ऊर्जा में 4 गुना हो जाएगी। और वस्तु को द्रव्यमान अगर आधा करो, गतिज ऊर्जा भी आधी होगी। ये बात समझने की है। द्रव्यमान आधा करोगे, द्रव्यमान आधा करोगे, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पिक करता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि द्रव्यमान आधा करने पर गतिज ऊर्जा आधी हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि द्रव्यमान आधा किया, गतिज ऊर्जा भी आधी हो गई। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पे वस्तु का वेग आधा करने पर गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो रही है? 1/4 भाग हो रही है। यानी कि उसका यहाँ फर्क है। किस चीज़ का फर्क है? यहाँ तो आधी की आधी हो रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वेग द्रव्यमान वस्तु का वेग आधा कर रहे हो, यानी कि द्रव्यमान आधा कर रहे हो तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी, और वस्तु का वेग आधा करने पर 1/4 भाग हो जाएगी। ये बात सेम है, समझिएगा क्या फ़र्क है इसमें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण 4 लाइनें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन 4 लाइनों को ज़रूर याद करिएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या है। एक नोट जैसी बात है, गतिज ऊर्जा और संवेग, ये 2 शब्द है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ। गतिज ऊर्जा
और संवेग, इन दोनों शब्दों में आपसी संबंध क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। कि गतिज ऊर्जा और दूसरा शब्द है संवेग। इन दोनों शब्दों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, इनके बीच में अंतर से सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, इनके बीच में संबंध क्या है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं हम कि संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। बात ये थी कि संवेग को हम दोगुना करेंगे, संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अब दोस्तों फिर से मैं आपको रिवाइज करा देना हूँ कि द्रव्यमान दुगुना करोगे तो वस्तु की 4 गुना होगी, द्रव्यमान आधा करोगे वस्तु गति आधी होगी, और वेग दोगुना करोगे तो वस्तु गति 4 गुना होगी, जबकि वेग आधा करोगे तो वस्तु की गति 1/4 भाग होगी। और अगर संवेग की बात करें, संवेग दुगुना करोगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। दुगुना कहीं पे भी आए तो हमेशा 4 गुनी होगा। एक दिमाग में बात बैठा लीजिए, कोई भी वस्तु अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि दोगुना करने पर तो सीधा 4 गुना होगा, लेकिन कहीं कहीं परिस्थितियां ध्यान रखिएगा। ये 2-3 चीज़ें बताई, इनमें तो 4 गुना हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जो परिस्थितियां थी आधा करने पर उनमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी याद रहना बहुत आसान है, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है ये। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कार्य, शक्ति और ऊर्जा पर पूरी तरह से फोकस्ड हम ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। कार्य और शक्ति के बारे में इससे पहले बात कर चुके हैं। ऊर्जा के बारे में हमने ऊर्जा की जो प्रकार थे प्रमुख रूप से उनके बारे में पढ़ा, गतिज ऊर्जा, और इसके बाद हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, स्थितिज ऊर्जा ए के बारे में पढ़ा, गतिज ऊर्जा। अब है हमारे सामने स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गतिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसी भी वस्तु में उसकी अवस्था, या स्थिति के कारण कार्य करने की, किसी भी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो ऊर्जा आती है या क्षमता होती है, की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई हो कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल थी। किसी भी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के कुछ हम उसके जो उदाहरण हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे नंबर 1, बांध बनाकर। देखिए दोस्तों, बांध होता है पानी का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बांध बनाकर इकट्ठा किए
पानी की ऊर्जा, बांध बनाकर इकट्ठा किए पानी की ऊर्जा एक किसका उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा है वो स्थिर है और वहाँ से उसके बाद घड़ी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। और एक और उदाहरण की बात करें तो तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा। ये जो ऊर्जा के रूप थे मैंने आपको बताए थे, ये प्रमुख रूप से किसके थे? आपको समझना होगा किसी भी वस्तु की स्थिति, किसी भी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उस स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं किसका उदाहरण है? ये सारी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं दोस्तों। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम के बारे में जानेंगे। एक नियम है जो बहुत ही बड़ा फेमस है और उसका नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे अभी। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इसका सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि ऊर्जा का ना ही निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा कहीं अगर एक जगह से लुप्त होती है तो वो कहीं दूसरी जगह पे दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है। और इसी प्रकार ऊर्जा को ये जो रूप है इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। देखिए, ऊर्जा का नहीं विनाश, ऊर्जा का नहीं विनाश तथा नहीं निर्माण किया जा सकता। ऊर्जा का नहीं विनाश तथा नहीं निर्माण किया जा सकता है। ऊर्जा विश्व में नियत होती है। ऊर्जा विश्व में नियत होती है। अगर नियत होती है, या फिर हम ऐसे बात करें, जब किसी स्थान से ऊर्जा विलुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य जगह पर प्रकट हो जाती है। बात सिंपल है, पर सोचिएगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कह रहा है। ऊर्जा का न ही विनाश तथा न ही निर्माण किया जा सकता। ऊर्जा विश्व में नियत होती है। जब किसी स्थान से ऊर्जा विलुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य जगह पर
प्रकट हो जाती है, दूसरे जगहों पर क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं कि जब ऊर्जा का न ही विनाश तथा न ही निर्माण किया जा सकता, ऊर्जा विश्व में नियत होती है, और जब किसी स्थान से ऊर्जा का विलुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य जगह पर प्रकट हो जाती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है सौर ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत वो आपको पता है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो हमें ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। और इसकी हम बात करेंगे तो इसमें सूर्य में, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य के अंदर देखिए 70% हाइड्रोजन होती है, 70% हाइड्रोजन होती है। और उसके बाद अगर बात करें तो 28% हीलियम होती है, 28% हीलियम होती है। देखिए, सूर्य एक आग का गोला है, ये बात आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसमें अंदर क्या क्या कौन कौन से तत्व होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे कि 70% हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है और 2% अन्य गैसें होती है जो इसका मिलकर सूर्य का निर्माण करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको चीज़ याद रखनी चाहिए। जैसे सूर्य के अंदर हाइड्रोजन, हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन दोस्तों कितना है, 78%। ठीक है, हाइड्रोजन 78% हैं। हीलियम की बात करें तो हीलियम 28%, जबकि अन्य गैसें, अन्य तत्व कितने हैं, 2%। ये सूर्य की सब मिलके सूर्य की रचना करते हैं। जब तीनों मिलते हैं एक साथ में तब सूर्य की रचना होती है दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम और ये। इसके बाद में सूर्य से प्रति सेकंड, एक लाइन और बता देता हूँ मैं आपको, सूर्य से प्रति सेकंड 3.86 इंटू 10⁻²⁶ जूल ऊर्जा निकलती है। जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा विशाल स्रोत है और इस स्रोत से प्रत्येक सेकेंड 3.86 इंटू 10⁻²6 जूल ऊर्जा निकलती है। इतनी ऊर्जा सूर्य से प्रति सेकेंड निकलती है। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और टॉपिक बचा है, उसको हम कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आज इतना ही, लेकिन आपको बता दूं कल जो ऊर्जा का रूपांतरण है, ऊर्जा किन रूपों में बदलती है, किस रूप से किस रूप में बदलती है, कौन से उपकरण, उनके बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उनके बारे में बात करेंगे ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।